अब तक आपने देखा कि राजा विक्रमादित्य ने एक तांत्रिक की सहायता के लिए शमशान से बेताल को लाने का संकल्प लिया। बेताल ने राजकुमार अर्जुन की कहानी सुनाई, जिसने दिव्य अंगूठी की सहायता से न्याय और करुणा के बीच संतुलन बनाया। इसके बाद बेताल ने 2 रानियों और उनके पुत्रों की कहानी शुरू की, जहां उत्तराधिकार का जटिल प्रश्न खड़ा हुआ। न्यायाधीश ने दोनों राजकुमारों के लिए परीक्षा का निर्णय लिया था। अब आगे की कथा। बारिश अभी भी हो रही थी और विक्रमादित्य पेड़ के नीचे खड़े होकर बेताल की कहानी सुन रहे थे। बेताल ने अपनी कथा आगे बढ़ाई। न्यायाधीश ने घोषणा की। बेताल ने कहा कि दोनों राजकुमारों को 3 परीक्षाएं देनी होंगी। पहली परीक्षा शस्त्र विद्या की, दूसरी शास्त्र ज्ञान की और तीसरी प्रजा सेवा की। पहली परीक्षा में दोनों राजकुमार बराबर साबित हुए। दूसरी परीक्षा में छोटे राजकुमार की विद्वत्ता स्पष्ट रूप से बेहतर थी, परंतु तीसरी परीक्षा में एक अजीब स्थिति आई। विक्रमादित्य ध्यान से सुन रहे थे। बेताल की आवाज में एक रहस्यमय गूंज थी, जो रात्रि की निस्तब्धता में और भी प्रभावशाली लगती थी। तीसरी परीक्षा के लिए न्यायाधीश ने कहा कि दोनों राजकुमारों को राज्य के सबसे कठिन मुकदमे का निपटारा करना होगा। वो मुकदमा इस प्रकार था। एक धनी सेठ का पुत्र और एक गरीब किसान का पुत्र, दोनों की एक ही लड़की से प्रेम था। लड़की का पिता गरीब था और सेठ ने उसे धन का लालच दिया, परंतु लड़की का दिल किसान के पुत्र में बसता था। अब प्रश्न ये था कि लड़की का विवाह कहाँ हो। बेताल ने कहा कि बड़े राजकुमार ने कानून के अनुसार फैसला दिया। उसने कहा कि चूंकि लड़की के पिता ने सेठ से धन लिया है, इसलिए विवाह सेठ के पुत्र से होना चाहिए। परंतु छोटे राजकुमार ने अलग दृष्टिकोण अपनाया। उसने लड़की से पूछा कि वो क्या चाहती है। जब लड़की ने कहा कि वो किसान के पुत्र से प्रेम करती है, तो छोटे राजकुमार ने निर्णय दिया कि विवाह प्रेम के आधार पर होना चाहिए, धन के आधार पर नहीं। विक्रमादित्य सोच रहे थे कि ये एक जटिल मामला है। कानून और न्याय के बीच अक्सर संघर्ष होता है। बड़े राजकुमार का निर्णय कानूनी था, परंतु छोटे राजकुमार का निर्णय मानवीय था। न्यायाधीश इस निर्णय से बहुत प्रभावित हुआ। बेताल ने आगे कहा। उसने घोषणा की कि छोटा राजकुमार राजा बनने योग्य है, क्योंकि उसमें सच्ची न्याय की भावना है। परंतु यहां कहानी में एक मोड़ आया। बड़ी रानी इस फैसले से बहुत क्रोधित हुई। उसने रात के समय छोटे राजकुमार को जहर देने की कोशिश की, परंतु किस्मत की बात यह थी कि छोटा राजकुमार उस समय महल में नहीं था। वो एक गुप्त मिशन पर गया था। दरअसल उसे पता चला था कि राज्य की सीमा पर डाकुओं का एक गिरोह प्रजा को परेशान कर रहा है। वो अकेले ही उनसे निपटने गया था। बेताल की कहानी और रोचक होती जा रही थी। विक्रमादित्य को लग रहा था कि इस कहानी में कई परतें हैं। हर निर्णय के साथ नए प्रश्न खड़े हो रहे थे। जब बड़ी रानी को पता चला कि छोटा राजकुमार महल में नहीं है, तो वो और भी चिंतित हो गई। उसे लगा कि शायद उसकी योजना का भंडाफोड़ हो गया है। इसलिए उसने अपने विश्वस्त सेवक को भेजा कि वो जाकर छोटे राजकुमार का पता लगाए। सेवक जब छोटे राजकुमार के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि राजकुमार डाकुओं से घिरा हुआ है। डाकू संख्या में बहुत अधिक थे और राजकुमार अकेला था। सेवक की अंतरात्मा जाग उठी। बेताल ने बताया कि सेवक के सामने दुविधा खड़ी हो गई। यदि वह छोटे राजकुमार की मदद करे तो बड़ी रानी नाराज होगी, परंतु यदि वह मदद ना करे तो एक निर्दोष व्यक्ति की जान जा सकती है। सेवक ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी। उसने छोटे राजकुमार की सहायता की। दोनों मिलकर डाकुओं से लड़े और उन्हें भगाने में सफल हुए। राजकुमार ने सेवक से पूछा कि वह वहां कैसे पहुंचा। सेवक ने सारी सच्चाई बता दी। उसने बड़ी रानी की योजना के बारे में भी बताया। छोटे राजकुमार को बहुत दुख हुआ। उसे एहसास हुआ कि राजगद्दी का लालच लोगों को कहां तक गिरा देता है। विक्रमादित्य सोच रहे थे कि यह कहानी सत्ता के लालच और मानवीय मूल्यों के संघर्ष को दर्शाती है। छोटा राजकुमार योग्य था, परंतु उसे अपने ही परिवार से खतरा था। छोटा राजकुमार महल वापस आया। उसके सामने एक कठिन निर्णय था। वह बड़ी रानी के विरुद्ध कार्रवाई कर सकता था, परंतु इससे राज्य में अशांति फैल सकती थी। दूसरी ओर यदि वह चुप रहता तो भविष्य में और भी खतरे हो सकते थे।
बेताल ने कहा कि छोटे राजकुमार ने एक बहुत ही बुद्धिमानी का निर्णय लिया। उसने बड़ी रानी से सीधे बात की। उसने कहा कि वो जानता है कि रानी ने उसे हानि पहुंचाने की कोशिश की है, परंतु राजकुमार ने यह भी कहा कि वो इस बात को सार्वजनिक नहीं करेगा। इसके बदले में रानी को वचन देना होगा कि वो भविष्य में ऐसा कोई काम नहीं करेगी। साथ ही रानी को राज्य की सेवा में अपना योगदान देना होगा। बड़ी रानी इस उदारता से प्रभावित हुई। उसे एहसास हुआ कि छोटा राजकुमार सच में राजा बनने योग्य है। उसने न केवल वचन दिया बल्कि छोटे राजकुमार से माफी भी मांगी। विक्रमादित्य को यह समाधान पसंद आया। छोटे राजकुमार ने बदले की भावना के बजाय करुणा और क्षमा का रास्ता अपनाया था। ये एक सच्चे राजा का गुण था। बेताल ने अपनी कहानी आगे बढ़ाई। इसके बाद छोटे राजकुमार का राजतिलक हुआ। वो एक न्यायप्रिय और दयालु राजा साबित हुआ। उसके शासनकाल में प्रजा खुश थी और राज्य में शांति थी। परंतु बेताल ने अपनी आवाज में रहस्य घोलते हुए कहा, कहानी यहां समाप्त नहीं होती। कुछ साल बाद एक और समस्या आई। राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। अनाज की भारी कमी हो गई। राजा के पास दो विकल्प थे। पहला, वो पड़ोसी राज्य से अनाज खरीद सकता था, परंतु इसके लिए राजकोष का बड़ा हिस्सा खर्च करना पड़ता। दूसरा विकल्प ये था कि वो अमीर व्यापारियों से जबरदस्ती अनाज छीनकर गरीबों में बांट दे। विक्रमादित्य समझ रहे थे कि ये फिर एक नैतिक दुविधा थी। दोनों विकल्पों के अपने फायदे और नुकसान थे। पहले विकल्प में राज्य का आर्थिक नुकसान था, दूसरे में न्याय का हनन। राजा ने तीसरा रास्ता निकाला। बेताल ने कहा। उसने घोषणा की कि वो स्वयं उपवास करेगा जब तक कि राज्य की समस्या का समाधान नहीं मिलता। साथ ही उसने अमीर लोगों से अपील की कि वो स्वेच्छा से गरीबों की मदद करें। राजा का ये निर्णय बहुत प्रभावी साबित हुआ। जब लोगों ने देखा कि उनका राजा उनके लिए उपवास कर रहा है तो उनके दिल पिघल गए। अमीर लोगों ने स्वेच्छा से अनाज दान किया और संकट का समाधान हो गया। बेताल की कहानी का ये हिस्सा विक्रमादित्य को बहुत प्रभावशाली लगा। राजा ने शक्ति का उपयोग करने के बजाय नैतिक बल का सहारा लिया था। परंतु अब आती है कहानी का सबसे कठिन हिस्सा, बेताल ने कहा। सूखे के कारण जो फसल बर्बाद हुई थी, उसमें एक किसान की पूरी जिंदगी की कमाई डूब गई थी। उस किसान के पास अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे नहीं थे। किसान राजा के पास आया और न्याय की मांग की। उसने कहा कि सूखा प्राकृतिक आपदा है, इसलिए राज्य को उसकी हानि की भरपाई करनी चाहिए। राजा के सामने फिर एक कठिन निर्णय था। यदि राजा एक किसान की भरपाई करता तो हजारों अन्य किसान भी यही मांग करते। इससे राजकोष खाली हो जाता। परंतु यदि वो भरपाई नहीं करता तो एक गरीब किसान को न्याय नहीं मिलता। विक्रमादित्य सोच रहे थे कि ये वास्तव में एक जटिल समस्या है। व्यावहारिकता और न्याय के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं है। बेताल ने कहा कि राजा ने एक अनोखा समाधान निकाला। उसने घोषणा की कि राज्य एक विशेष कोष बनाएगा जिसमें हर व्यापारी और अमीर व्यक्ति अपनी आय का एक छोटा हिस्सा जमा करेगा। ये कोष प्राकृतिक आपदाओं के समय काम आएगा। ये योजना बहुत सफल साबित हुई। न केवल उस किसान की समस्या का समाधान हुआ, बल्कि भविष्य के लिए भी व्यवस्था हो गई। राजा ने व्यक्तिगत न्याय और सामूहिक भलाई के बीच संतुलन बना लिया। तभी अचानक आकाश में बादल गरजे और तेज हवा चलने लगी। विक्रमादित्य का दुपट्टा हवा में उड़ने लगा। बेताल हंसकर बोला कि लगता है प्रकृति भी उसकी कहानी से प्रभावित हो रही है। अब मैं तुमसे पूछता हूं राजा विक्रमादित्य, बेताल ने कहा, इस पूरी कहानी में सबसे कठिन निर्णय कौन सा था? न्यायाधीश का परीक्षा वाला निर्णय, छोटे राजकुमार का बड़ी रानी को माफ करने का निर्णय, या फिर सूखे के समय का निर्णय? विक्रमादित्य गहरे सोच में पड़ गए। तीनों निर्णय अपनी जगह पर कठिन थे, परंतु उन्हें लगा कि सबसे कठिन निर्णय छोटे राजकुमार का था जब उसने अपनी जान की कोशिश करने वाली को माफ कर दिया। परंतु तभी बेताल ने एक और सवाल दागा, ये भी बताओ कि यदि तुम उस राजा की जगह होते तो सूखे के समय क्या करते? क्या तुम भी उपवास का रास्ता अपनाते या कोई और तरीका सोचते? विक्रमादित्य को लगा कि बेताल उनकी राजनीति और न्याय की समझ परख रहा है। वे सोचने लगे कि क्या उत्तर दें। तभी बेताल ने तीसरा प्रश्न किया, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या छोटे राजकुमार को वास्तव में राजा बनना चाहिए था
बड़े राजकुमार का कानूनी अधिकार था, फिर योग्यता के आधार पर निर्णय कैसे उचित था? ये 3 प्रश्न विक्रमादित्य के मन में गूंजने लगे। हर प्रश्न का एक गहरा अर्थ था और राजधर्म से जुड़ा हुआ था। उत्तर मिलेगा तीसरे अध्याय में।